होती है और हर क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है, तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। वो गया कहाँ पे, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ ज्वाइन की हो क्लास? दिख रहे हैं हम? नोट्स क्लास वगैरह दिख रहा है? जैसे जीनियस कॉमर्स क्लास होगा, लाइव क्लास चल रहा है, स्टार्ट हो गया हुआ है। ज्वाइन कीजिए आप। ज्वाइन कर लिए या कुछ दिक्कत हो रहा है? क्लास का जो लिंक था ना, तुम उसको ज्वाइन करोगे ना तो क्लास लाइव लेक्चर से स्टार्ट दिखा देगा। उसमें लाइव लेक्चर्स करके क्लास में सेक्शन आ जाएगा। जो लिंक तुम्हें गौतम सर ने भेजा है ना, उस लिंक को फिर से क्लिक करो और क्लास में डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है। आवाज आपका बहुत कम आ रहा है। हाँ, अभी हम माइक पास ले नहीं थे, अब आ रहा होगा ना कड़क एकदम। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स के हम लोगों ने पढ़े कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि न्यू इशू मार्केट, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब नई नई कंपनियों के शेयर्स इशू की होते हैं ना, ये इसी मार्केट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप शेयर को ना रिसेल नहीं कर सकते हो, एक बार जो बिक गया सो बिक गया, इसको दोबारा बार बार बेच नहीं सकते हो। इसका तो हमारा अलग टॉपिक है कि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर को इशू किया जाता है वो कितने मीडियम होते हैं। तो तीन तरीके थे उसको इशू करने का, जो हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था तुम्हारा प्राइवेट ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप स्कूल वगैरह में एडमिशन के लिए जाते थे, तो आप लोग को एक प्रोस्पेक्ट, हाँ वही बता रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी में अगर तुम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारा इंटेंशन होगा ना कि भाई हम आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या कौन सा शेयर दे रहे हैं, शेयर की कीमत कितनी है, शेयर का प्राइस कब कितना है, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, डिविडेंड कब देते हो, ये सब बातें होती हैं। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो ना, जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल के बारे में जानकारी आपको चाहिए। स्कूल में कितने स्कूल के ब्रांचेज हैं, स्कूल में कितने बस हैं, स्कूल में कितने टीचर्स हैं, स्कूल में साइंस लैब है कि नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन एक दस्तावेज में होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो आप किस स्कूल में इन्वेस्टमेंट करने जाओ, मतलब अगर आप प्रोस्पेक्टस देखोगे तभी तो आपको आइडिया लगेगा ना कि ये स्कूल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और उसी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं कि मेरा इस स्कूल में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो स्कूल प्रोस्पेक्टस इसीलिए निकालती है, जैसे हम मैंने भी, आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने भी अपना कोचिंग का वो एक प्रिंट आउट निकाला था, हैंडबिल निकाला था और सबको दिया था। क्यों दिया था? ताकि बच्चों को पता चल सके कि अच्छा हमारे यहाँ कितना रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट आया है, बच्चों को रिजल्ट किस तरीके का आता है, टॉपर कौन कौन थे, उनका एडमिशन कहाँ हुआ, ताकि हमारा प्रचार हो, प्रमोशन हो। उसी तरीके से जो शेयर प्राइमरी मार्केट है, जो कंपनियों को जब इन्वेस्टर्स चाहिए, जैसे मान के चलो कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने शेयर दिया कि भाई कोई मेरी कंपनी का आके ना शेयर खरीद लो, ठीक है, मैं 100 शेयर दे रहा हूँ 1 लाख रुपए के। तो मुझे पैसे चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। आप में से कोई बच्चा बोला कि सर हम लेकिन पहले आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, आप मुझे प्रोस्पेक्टस दिखाओ। तो मैं प्रोस्पेक्टस इसलिए मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम उस चीज को देख के अट्रैक्ट हो मेरी कंपनी में। ठीक है, तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, ताकि हम इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लोग मेरी कंपनी के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को मेरा कंपनी के बारे में पता चले, हमारी कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म करे, ये सब जानकारी उनको मिल सके। तो ये होता है, पहला होता है कि कंपनियों को जो शेयर में जो पैसा चाहिए, सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेज करना चाहती हैं, वो क्या करती हैं? प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। किसको इशू करती हैं? जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक। लेकिन यहाँ याद रखना, यहाँ कॉमन पब्लिक मतलब हम आप जैसे लोग नहीं है। ठीक है, कॉमन पब्लिक का मतलब यहाँ पर हो गया जो ब्रोकर्स हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो ग्रुप समूह होते हैं उनको यहाँ बोला जा रहा है। प्राइमरी मार्केट में हम आप जैसे लोग, हम जनरल लोग कौन है? पब्लिक, हम लोग कॉमन पीपुल है, गरीब आदमी है हम लोग, आम जनता है। वही ठीक तो है, हुआ। तो लेकिन यहाँ पे लेकिन जो प्राइमरी मार्केट में शेयर सिर्फ वैसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास काफी ज्यादा कैपिटल। जैसे ऐसे समझो, आप मंडी में सामान लेने गए, ठीक है,
जैसे एक आपके पास किराने की दुकान है, आप वहां से भी सामान ले सकते हो। एक होता है कि लोग मंडी में जाकर सामान लेते हैं। तो मंडी में कोई आदमी जाके बोलेगा कि मुझे 100 ग्राम सामान चाहिए या आधा किलो सामान चाहिए, मंडी में कोई आपको नहीं देगा। ठीक है, या बाजार समिति में आप वहां जाइए, बोले कि आपको मेरे यहाँ से एक एक बोरा ले जाना होगा। तो वो जो बाजार समिति है वो ऐसी जगह है जहाँ पे वैसे पर्सन आते हैं जो एक बार में 2,000 3,000 रुपए देकर सामान लेके जाए, न कि 100 ग्राम 50 ग्राम जैसे छिद्र लोग जो होते हैं ना, चंगू मंगू लोग, वो लोग वहां नहीं जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग नॉर्मल किराना की दुकान पर जाएंगे, ठेले वाले के यहाँ जाकर खाएंगे खड़े होके। ठीक है, तो उनके लिए प्राइमरी मार्केट नहीं है, उनके लिए सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, तुम दूसरा तरीका होता है शेयर को इशू करने का, वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में मतलब क्या होता है? Under this method, new securities are offered to general public, but not directly by the company, but by an intermediary. तो देखिए ऑफर फॉर सेल क्या हो गया? ऑफर फॉर सेल होता है, कंपनी ने क्या किया, फिर से हम लोग मंडी वाला एग्जांपल में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो, ऋतिक एक लड़का था, है आई मीन है, था नहीं, ठीक है, ऋतिक एक लड़का है। उसने सोचा यार कुछ पैसा कमाया जाए। ठीक है, ऋतिक गया मार्केट में, पापा ने इसे फीस दिया, ये सोचा यार कोचिंग क्या पढ़ाई लिखाई करें, इतना नौकरी करेंगे, पैसा पता नहीं कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी नहीं तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया पैसा आज कमाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे। तो हम ऋतिक ने क्या किया, इसका जो फीस था 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया लेके यही जाता है बाजार समिति। ठीक है, यहाँ से इसने एकदम काफी सस्ते दामों में काफी ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीद लिया। ठीक है, सेब खरीद लिया, तुम्हारा 20-20 किलो 30-30 किलो सेब 2-3 हजार में मिल गए ऐसे। ठीक है, और मार्केट में जैसे होलसेल रेट होता है ना, अगर होलसेल रेट में तुम्हें कैसा मिलेगा, 1,000 रुपया में तुम्हें 10 किलो सेब मिल गया। और मार्केट में सेब किस रेट से बेचता है लोग, 200 रुपए या 250 रुपए के किलो से। सोचा यार 100 में खरीदेंगे 200 में बेचेंगे। इस तरीके से ऋतिक ने क्या किया, 10-15 सामान खरीद लिया। अब उसे ऋतिक गया कोचिंग, नाम कोचिंग बोले कि पापा कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग बोलने के नाम पे क्या जाता है, अभिषेक के यहाँ जाता है, वहां से ठेला लेता है और उस ठेले पे काफी सारे सामान लगा दिया और कोचिंग के बाहर में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ऑफर फॉर सेल हुआ। ऑफर फॉर सेल कैसे हुआ, जो कंपनी थी वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान नहीं बेच रहा है, बल्कि ऋतिक जो कि एक ब्रोकर है, दलाल है, क्योंकि मेरे और प्रोड्यूसर के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब ऋतिक ऋतिक अब सामान दे रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, तो यही कहलाता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना, कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सामान नहीं बेचती है, उसकी जगह पे क्या होता है, जो इंटरमीडियरी होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, वो कंपनी से एक बार में सारा सामान उनका खरीद लेंगे और उसको क्या करेंगे, जनरल पब्लिक को लाके वो लोग बेचता है। तो ये कहलाता है ऑफर फॉर सेल। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखिए। Under this method, new securities are offered to general public, but not directly by the company. कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक को नहीं देती है, बट इंस्टेड बाय एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी किसको कहते हैं, ब्रोकर को कहते हैं, दलाल को कहते हैं, जो कंपनी से सामान खरीदेगा 100 में और जनरल पब्लिक को बेच दिया 200 में, बीच में 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आप पूछोगे सर तो कंपनी क्यों नहीं डायरेक्टली बेच देती है? तो पहली बात ये समझो, कंपनी को पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है, उसे 1-2-3-4 दिन में सारे पैसे 1 लाख 1 करोड़ रुपए जितने चाहिए उसे तुरंत चाहिए। तो लेकिन जनरल पब्लिक जब वो बेचने जाएगी तो उसमें समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग छोटे छोटा और स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना पसंद करता है। तो लेकिन तो ये फिर इंटरमीडियरी आते हैं, ये इंटरमीडियरी क्या करते हैं, कंपनी को बोलते हैं, कंपनी बेटा हमको पैसा दे दो, ठीक है, हम एक बार में तुमको पूरा होलसेल पेमेंट कर देंगे, निकलो यहाँ से, तुम अब पीछे मुड़ के द्वारा देखना बस हम क्या करेंगे इसके साथ। और उसके बाद जो ब्रोकर होते हैं अपने खुद के रेट से जैसे उनको माने उस हिसाब से वो लोग बेच देता है। ठीक है, ऐसे अपने हिसाब से तो नहीं बेचता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई फैक्टर के हिसाब से, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसी को कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। तीसरा है जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, कंपनी जो होती है ना वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को सामान देती है। कहानी ऐसे समझो, अभी इससे पहले जो सेकंड टॉपिक था यहाँ पे क्या था, ऑफर फॉर सेल में कंपनी इंटरमीडियरी को सामान दिया और इंटरमीडियरी ने किसको सामान दिया, जनरल पब्लिक को। ठीक है, जैसे जो आप लोग देखते हैं ठेले वाले जो सामान बेचते हैं, वो लोग डायरेक्टली जाता है मंडी से सामान खरीदता है और मार्केट में कंज्यूमर लोगों को बेच दिया, जनरल पब्लिक को। तो ये वाला जो इंटरमीडियरी है वो किसको दिया, जनरल पब्लिक को। अब लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में कहानी देखो, ये कंपनी है, इसने अपने सारे शेयर्स किसको दे दिए, ये जो इंटरमीडियरी है, जो ब्रोकर है, दलाल है, इसको दे दिया। यहां तक कहानी दोनों में सेम है, ऑफर फॉर सेल में भी यही हो रहा था, प्राइवेट प्लेसमेंट में। लेकिन इसके बाद कहानी बदल जाएगी। अब इस वक्त इंटरमीडियरी बोलता है
यार अब हम भी जाके वैसे वाला काम नहीं करेंगे, डेली आदमी लोग को सामान बेचो, कोई आ रहा है पूछ के चला जा रहा है। इंटरमीडिएट ने क्या किया, मार्केट में 10-15 बड़े बड़े कंज्यूमर थे, बोला कि साहब आप लोग को लेना है तो ले लो, मैं सबको नहीं बेचूंगा सामान, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट होता है, ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर देता है, ठीक है। अब उसके पीछे बहुत बात हो सकते हैं। इस इसके पीछे बात ये हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट है उसे भी पैसे की तत्काल जरूरत है, तो वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को बुलाता है और वो लोग उसे पैसा दे देते हैं। अब जनरल पब्लिक को बेचने के लिए तुमको फिर उतने दिन रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पैसा कोई ले रहा नहीं ले रहा है। उस जगह पे लोग क्या करता है, सिर्फ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को थोड़े महंगे कीमत पे लाके दे देता है, ठीक है। तो देखिए, अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी to an intermediary at a fixed price, and in second step intermediary sell these securities not to general public but to selected clients at a higher price। लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी कपड़े की दुकान में अगर आप जाओ ना, कपड़े की दुकान में अगर कभी जाओ, किसी अच्छे दुकान पे जाओ, तो वो लोग कुछ सामान बोलते हैं कि नहीं सर ये सामान हम आपको नहीं बेचेंगे, ये पहले से लोगों के लिए रिजर्व है। या कभी होटल में जाओ तो कुछ टेबल्स होते हैं। हाँ क्या हुआ सर? इंटरमीडिएट मतलब बिचौलिया। हाँ बिचौलिया, ब्रोकर, दलाल, ठीक है। जैसे तुम लोग को देखना कि बड़े बड़े जगह में, होटलों में क्या होता है ना, कुछ कुर्सियां होती हैं स्पेशल लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, वो तुम्हें नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। वो लोग वीआईपी बड़े बड़े सेलेक्टेड लोग होते हैं, उनके लिए रखे जाते हैं। कोई भी अगर दुकानदार है, कपड़े का दुकान है, कोई भी कपड़े का दुकानदार है, उसके यहाँ मान के चलो कि मेरे यहाँ जैसे काफी सारे लोग आते हैं, और उसमें कुछ हैं जो बड़े बड़े मार्केट मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े लोग भी मेरे यहाँ सामान लेने के लिए आते हैं। जब कुछ बहुत ही अच्छा स्पेशल सामान आएगा तो मैं उन लोगों के लिए रिजर्व रखूंगा और उनको थोड़ा महंगा बता के बोलूंगा कि सर ये देखो ब्रांड न्यू है, मार्केट में किसी के पास नहीं है, ये पहली लेटेस्ट पीस आपके लिए बचा के रखी थी, दाम उसका 1 लाख रहेगा, मैं 1.5 लाख बोलूंगा, 1.5 लाख रुपया ऐसा लगेगा, ठीक है। तो उनको भी क्या हो, तुरंत सामान मिल गया, कस्टमर को जो ब्रोकर है उसको पैसा मिल गया, उनको एक्सक्लूसिव सामान मिल गया। तो लोग इस तरीके से करता है, तो इसी को प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका जो हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है सीबीएसई और बिहार बोर्ड में, वो है सेकेंडरी मार्केट। इसको ध्यान से रखना। प्राइमरी मार्केट बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट होता है। यहाँ पे शेयर फर्स्ट टाइम इशू किए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ सेल होता है, परचेज या रीसेल उसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में बस यही 2 पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट का क्वेश्चन 6 मार्क में आता है। तो देखो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बार बार आप खरीद बेचा जाता है, ठीक है। शेयर को, किसी भी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी हो, उसको हम बार बार खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूं, मैंने देखा जैसे कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने लग गए, मैंने कहा यार अब शेयर की कीमत मैंने खरीदा था 50 रुपए में, जैसे मान के चलो मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा 50 रुपए में, ठीक है। कल को इस कंपनी की एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए हो गई, मैंने बेच दिया, मेरे को प्रॉफिट हो गया 950 रुपए का। और कल को वापस देख रहा हूँ कि यार ये कंपनी की शेयर की कीमत वापस से शेयर की इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, लेट से 700 रुपया। और मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, जब 50 से 1,000 रुपए हो गया तो 700 से फिर हो सकता है कि 4-5 हजार हो जाए, ठीक है। तो उसे खरीद लिया। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पे शेयर का परचेज और सेल होता है। जैसे अगर मैं शेयर बेचूंगा तो कोई ना कोई खरीदेगा। जैसे एक बार गुलशन सर ने आप लोग को एग्जांपल दिखाया होगा कि गुलशन सर भी शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते रहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई चीज को बेचूंगा, जब भी मैं कोई चीज को बेचूंगा तो कोई ना कोई उसको खरीदने वाला होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना, ये हम आप जैसे लोग होते हैं, मेरे पास कोई शेयर होता है, मुझे वो लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बेचना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई दूसरा होता है जो उसको खरीद लेता है, ठीक है। फिर आगे जाके वो भी पर्सन उस शेयर को बेच देता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, सेल परचेज का काम लगातार होता है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में कहा जाता है द सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। तो जो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में एक बार इशू हो गए थे, अच्छा एक बात बताना, एक क्वेश्चन का आंसर दो, प्राइमरी मार्केट में कंपनियों से सारे शेयर किस पर्सन ने खरीदा था, उस पर्सन का नाम क्या था? हाँ, इंटरमीडियरी था या ब्रोकर था। जो ब्रोकर थे उन्होंने प्राइमरी मार्केट से क्या किया, सारा सामान क्या किया, खरीद लिया। कंपनी वहां से निकल चुकी हुई है, ठीक है। जैसे अगर आप कहते हो ना कि आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, तो एक्चुअली में आप कंपनी से सामान नहीं खरीदे, उस कंपनी ने किसी एक ब्रोकर को सारा सामान अपना बेच दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे ग्राफ में देखो, ये कंपनी ए है, ये कोई बी है, वो क्या है, ब्रोकर है, ये दलाल है, ठीक है।
कंपनी को बहुत इमीडिएट 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी भाई, कि 2-3 दिन में मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। इसने क्या किया, सारा शेयर अपना किसको दे दिया, बी को दे दिया। बी ने इसको 1 करोड़ रुपया दे दिया और इसने कंपनी ने क्या किया, अपना सारा शेयर इसको दे दिया। ठीक है, तो ये काम किस जगह हो रहा है, ये काम हो रहा है तुम्हारा प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट इसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन बी जाएगा, ये हम आप जैसे चंगू मंगू लोगों को क्या करेगा, आगे शेयर बेचेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे प्राइमरी में काम नहीं कर सकता, ये काम करने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट में मान के चलिए मिस्टर सनत है, हम है, गुलशन सर है, ठीक है, कोई ब्रोकर है, कोई दलाल है। ठीक है, इस दलाल ने बोला कि मैं इस रिलायंस कंपनी के शेयर बेच रहा हूं, एक शेयर की कीमत क्या है इसमें 10 रुपए है। तो मैंने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, गुलशन सर ने भी खरीद लिया। कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक पर्सन डी आ गया, ई आ गया, इसे भी शेयर खरीदना था। तो मैं देख रहा हूँ कि अब मैंने शेयर खरीदा था वो 50 रुपए का है और इसको इसकी कीमत आज के 200 रुपए हो चुकी हुई है और मुझे भी पैसे की जरूरत है। मैं क्या करूंगा, अपने सारे शेयर बेच दूंगा और ये पर्सन क्या करेगा, डी, वो सारे शेयर परचेज कर लेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में काम ऐसा ही होता है। कल को डी को भी जरूरत लगेगी, वो भी बेच देगा पैसे शेयर अपने सारे, तो फिर कोई तीसरा पर्सन खरीद लेगा। तो ऐसे ही शेयर का क्या होता है ना, सेल रिसेल होता है, परचेज रिपरचेज होता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, फिर खरीदा जाता है, फिर बेचा जाता है। ये काम ऐसे ही चलता रहता है। तो यही है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में ध्यान रखना है, कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्टली नहीं बेच सकती है, किसी न किसी इंटरमीडिएट या किसी न किसी ब्रोकर के माध्यम से शेयर बेचती है। यहाँ पे जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल यहीं पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेयर्स आप स्मॉल क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर होते के प्राइसेस होते हैं ना, ये मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं। जैसे आप अगर किराने के सामान में लेने जाओ या सब्जी लेने जाओ, तो सब्जी के प्राइसेस पर डे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना। जैसा डिमांड रहेगा वैसा सप्लाई रहेगा, कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होती है। उसी तरीके से सेकेंडरी मार्केट में ना कोई एक फिक्स प्राइस नहीं होती है। जिस कंपनी का शेयर का डिमांड रहेगा और जैसी उसकी सप्लाई रहेगी, उसी हिसाब से क्या होगा, प्राइस अपने आप कम ज्यादा होगा। अगर मानो जो रिलायंस कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रिलायंस कंपनी की एक शेयर की कीमत है 2000 रुपए। ठीक है, कल को क्या होता है, गूगल बोलती है कि मैं रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगी 1 लाख करोड़ रुपए। इससे क्या होगा, उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा कि भाई मेरी कंपनी में गूगल भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरी शेयर का जो प्राइस होगा वो और हाई हो जाएगा। क्यों, फिर लोग मेरे कंपनी के शेयर ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इस कंपनी में पैसा लगाओगे तो डूबेगा नहीं और एक कंपनी और ग्रो करेगी। आज 2000 में, कल को हो सकता है कि एक कीमत 1 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, तो लोग इसीलिए शेयर खरीदता है, शेयर खरीदेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी की शेयर की कीमत बढ़ेगी, फिर लोग उसको बेच के पैसा कमाएगा। जैसे जमीन होता है ना, कि जमीन को आप खरीदते हैं, फिर किसी को बेचते हैं, फिर वो पर्सन कहीं बेचता है। ठीक है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी काम होता है। ठीक है, अंतर इतना होता है कि जमीन की कीमत कभी घट नहीं सकती है, लेकिन शेयर की कीमत घट भी सकती है। चलिए, यह था हमारा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज एक एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। किस चीज के लिए, जहां पे मतलब मान के चलो कि आपको शेयर खरीदना है, तो आपको कोई ना कोई एक जगह होगा ना जहां पे कंपनियां अपना शेयर बेचेंगी। ठीक है, जहां पे जो कंज्यूमर है वो सामान खरीदेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक जगह होता है, एक संस्था है जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया ताकि वहां पे सेल परचेज का काम किया जा सके। ठीक है, जैसे मार्केट आप बोलते हो ना, मार्केट एक प्लेस है जहां पे काफी सारे दुकानदार हैं जो सामान बेचते हैं, जहां पे ग्राहक भी जाते हैं जो सामान खरीदते हैं। उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सारे कंपनियों के शेयर्स से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाता है कि लोग सही से सामान बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तो बेसिकली इसी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया हुआ है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस हो गया जहां पे अलग अलग कंपनी वाले, जितनी भी अलग अलग कंपनियां रहेंगी, वो अपना शेयर को लिस्ट करवाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है जिसका काम क्या है, जो शेयर का जो सेल परचेज का काम होता है ना, उसको और ही आसान बनाता है। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक ए सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके का सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, जहां पे सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
वीवीआई कर लेना इसको सारे बच्चे, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन ये आने का चांस रहता है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है एटमॉस्फेयर में चेंज को, कि इन्वायरमेंट में चेंज कैसा हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक वाला, दूसरा वाला प्रेशर नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली एक एक ऐसा जगह है जहां से आपको ये पता चलता है कि किसी देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसा है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, शेयर मार्केट ने रिकॉर्ड प्राइस को, कीमत को टच किया। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज से बेसिकली देखो, जो जो भी जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो पूछता है कि कौन सी कंपनी होती है जो अपने शेयर बेच सकती है मार्केट में? तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं करती है। इशू कौन करता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वो शेयर इशू करती हैं, वो जनरल पब्लिक से पैसा उठा सकती हैं, रेज कर सकती हैं। ठीक है, तो देखो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है ना, वो अपने शेयर बेचती हैं। ठीक है, उनके शेयर का सेल परचेज होता है। और सेल परचेज किस जगह होगा? स्टॉक एक्सचेंज में होगा। ठीक है, इसका मतलब मान के चलो, कल को इंडिया में मान के चले टोटल 3 4 500 कंपनियां हैं। वो 500 कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं। उन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का ऐसा होता है कि शेयर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़े। माइक ऑफ करो, नॉइज किससे माइक से आ रहा है? नॉइज मत क्रिएट करो। ठीक है, तो इकोनॉमिक में क्या होता है ना कि देखो, अगर कोई भी कंट्री अगर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या होता है? अगर जैसे मान के चलिए, मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्कीम लाया। ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम में इन्होंने बोला कि आप इंडिया में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप हमारे यहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगाइए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले गूगल और फेसबुक ने रिलायंस कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे क्या होगा? रिलायंस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, अगर किसी भी देश में, ठीक है, उसके स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनी है, उनके शेयर्स की प्राइसेस अगर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कल को मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले मेरे यहाँ 5 बच्चे पढ़ते थे, बढ़ के 10 बच्चे हो गए, बढ़ के फिर 100 बच्चे हो गए। लोग मेरे यहाँ मतलब ऑब्वियस बात है, बच्चे मेरा एडमिशन कराएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उसी तरीके से अगर कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मुझे कंपनी को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। पैसा जितना ज्यादा कंपनी को मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, कंपनी भी ग्रो करेगी। समझ रहे हो बात? तो इससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमी क्या होगा? वो भी ग्रो करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो ग्रो, उसका ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा देश का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम हो गया, कि जितने कंपनियों ने लोगों ने पैसा लगाया था, उन्होंने बोला कि ना ना, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं तो पैसा निकाल रहा हूँ। तो जब आप लोग पैसा निकालेंगे तो पैसा डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। फिर तो मेरा नुकसान है। वो तो ऐसे ही होगा कि मेरा पहले 100 बच्चे पढ़ते थे, एग्जाम हुआ, कोई बच्चा पास ही नहीं किया, सारे बच्चे छोड़ के भाग गए। इसका मतलब क्या तुम बोलोगे? कि मेरा कोचिंग परफॉर्म पुअर कर रहा है। उसी तरीके से जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसे माना जाता है कि इकोनॉमी का ग्रो हो रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, समझो इकोनॉमी तुम्हारा क्या है? डूब रहा है वो। तो स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स लाइक ए बैरोमीटर। ये एक बैरोमीटर की तरह परफॉर्म करता है। यह ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ही एक जगह है जहां पे आप सेल परचेज का काम, सारे कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनका क्या होता है? सेल परचेज होता है। ठीक है, क्या होता है? सेल परचेज होता है। ठीक है, अब सेल परचेज जब भी होगा, तो कोई ना कोई एक प्राइस होगा। जब भी कि कोई चीज बेचोगे, तो उसका कोई ना कोई कीमत होगा ना। ठीक है, अब कहानी आगे समझो। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियों के शेयर के प्राइस होते हैं ना, वो फिक्स रेट नहीं होते हैं वहां पे। उनके रेट फिक्स नहीं होते हैं। इंस्टेड उनके जो रेट्स होते हैं ना, वो उनके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे मार्केट में, जैसे प्याज की कीमत है, प्याज कोई एक फिक्स कीमत पे हमेशा बिकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बिकता है। मार्केट में प्याज का जैसा सप्लाई रहेगा, जैसा डिमांड रहेगा, जैसे भी बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश के मौसम में तो खेतों में तो प्याज ग्रो नहीं करेगा।
ठीक है। अब बारिश का मौसम 2-3 महीने चलता है इकोनॉमी में, मतलब अब देश में तो 3 महीने रहेंगे बारिश का मौसम। इस बारिश के मौसम में क्या होगा, सब्जियों की कीमत के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा लेकिन डिमांड तो कम होगा नहीं, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाई होने शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या होता है ना, हर कंपनियों के शेयर के डिमांड होते हैं और उसकी सप्लाई होती है। तो सप्लाई डिमांड जैसे जैसे चेंज होगा, कंपनियों के प्राइस क्या होंगे उसका डिसीजन हो जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा फैक्टर फंक्शन ये होता है, यह सिक्योरिटीज के प्राइसेस को सेट करता है। ठीक है, देखिए, द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कंपनियों के प्राइसेस का निर्धारण होता है कि उनके सिक्योरिटीज किस रेट पे मार्केट में मिलेगा। ठीक है, जो सिक्योरिटीज में ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी, मतलब वो महंगे होंगे। जैसे आप लोग बिटकॉइन का नाम सुनते होंगे, एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए है। और तुम्हें पता है एक समय था जब एक बिटकॉइन 100 रुपए में मिलता था, आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए है। क्यों? इसका डिमांड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा डिमांड है, और सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसकी प्राइस क्या हो रही है, भागे जा रही है। जिन लोगों ने सन 2010 में, 2010 या 12 में आया था ये, ठीक है, मान 2012 में जिन लोगों ने सोचो 100 शेयर खरीदा होगा बिटकॉइन का, उनको 10,000 रुपए लगाए होंगे। आज के डेट में उनके उस 100 की कीमत की कितनी होगी, 40 करोड़ रुपए, बिना कुछ किए तुम कमा लिए। इसीलिए लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, लेकिन डूब भी सकता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कंपनियों के शेयर्स के प्राइसेस का निर्धारण होता है, डिसीजन होता है। और ये कैसे होता है, सप्लाई डिमांड फैक्टर के बेसिस पे, उनका जैसा डिमांड सप्लाई होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीद बिक्री का काम होता है सारा। ठीक है, तीसरा, अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है ना, देखो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। कल को तुम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, कल को ऐसा ना हो कि वो कंपनी लोगों से, जैसे मान के चलो मैं अगर शेयर इशू करता हूं, तो शेयर इशू करने के पीछे मेन इंटेंशन क्या होता है, मुझे पैसा चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि मैं कोई कोई इंटरमीडिएट था, ब्रोकर था, उसने किसी कंपनी, मेरी कंपनी के शेयर, मेरे कोचिंग के शेयर लगा दिए, ठीक है, आप लोगों से पैसा लिया, फ्रॉड करके पैसा लेके भाग गया, शेयर भी नहीं दिया, या किसी तरीके का फ्रॉड कर दिया, ऐसे केस में तो नुकसान हो जाएगा आपका। ऐसे किसी फ्रॉड से बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए, पहला है कि इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। यहां पे क्या वर्ड पूछ रहा है, लिस्टेड सिक्योरिटीज। अब एक बात समझो, जो भी कंपनियों को शेयर बेचने होते हैं अपने, उनको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं से पास करना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि मेरी कोई कंपनी है, मैं अपने शेयर चाहता हूं कि मैं आम जनता के लिए शेयर अपने अवेलेबल करवा दूं, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज। मैं जब जाऊंगा तो स्टॉक एक्सचेंज वाले बोलेंगे, बेटा तुम डायरेक्टली मेरे यहाँ आकर नहीं बेच सकते हो, ऐसे तो नहीं मुंबई होगा, में तुमको तुमको मेरे यहाँ पहले कुछ प्रोसेस होगा। जैसे एक तरीके से समझो, आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आप अपना आईडी प्रूफ दो, आप कुछ पैसे सिक्योरिटी के रूप में मेरे पास जमा करो, आप कुछ अपना एसेट्स का कुछ मॉर्गेज कुछ गिरवी रखो, ताकि ऐसा ना हो कि कल को आप फ्रॉड करके भागने की फिराक में लग जाओ, जैसे विजय माल्या या जैसे ऐसे बाकी सारे लोग भाग रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, जिसको कहा, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तब आप क्या कहलाते हैं, लिस्टेड कंपनी। क्या कहलाते हैं, लिस्टेड कंपनी। तो देखिए, लिस्टेड कंपनियां वो होती हैं जिनके सिक्योरिटीज हैं, जो भी सामान वो बेचना चाहते हैं उनको उसका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में जाके करवाना होता है। ठीक है, जो कंपनियां नहीं करवाती हैं उनको क्या कहते हैं, अनलिस्टेड कंपनियां। वो कंपनियां कभी भी शेयर नहीं बेच सकती हैं अपना। ठीक है, और जो कंपनियों करवाना होता है वही उन कंपनियों को लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी ही शेयर बेच सकती है। और लिस्ट करवाने के कुछ कानूनी प्रोसीड्यूर होते हैं जिसको करवा, और कंपनी क्यों करवाती है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों करवाता है, ताकि ये फ्रॉड नहीं कर सके लोगों के साथ। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, अब लिस्ट होने में कम, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, वो वेरीफाई करेगा आपका शेयर, क्या आपका शेयर ओरिजिनल है, जेन्युइन है, आपकी कंपनी ओरिजिनल है, आप जो प्रोस्पेक्टस दिखा रहे हैं, क्योंकि कंपनियों का लोग प्रोस्पेक्टस देख के ही पैसा लेता है, वो प्रोस्पेक्टस सही है या फर्जी तो नहीं है, तो बहुत कानूनी प्रोसेस होता है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना आप लोग को। तो ये जाने के कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पहले कंपनियों से फॉलो करवाएगा, फिर उनको लिस्टेड कराएगा, फिर उनको परमिशन देगा शेयर बेचने का, तब जाके वो शेयर बेच सकती है जनरल पब्लिक को। इससे फायदा बेसिकली हम आपको होता है कि हमारा जो पैसा है उसको कोई ठग नहीं सकता, फ्रॉड उसका नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद है चौथा पॉइंट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज पता है एक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक एक माध्यम होता है। जैसे मान के चलो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी में दुनिया का कोई भी आदमी है ना, अगर वो मेरी कंपनियों में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो मेरी कंपनियों में आके इन्वेस्ट कर सकता है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा एक तो कंपनी का होगा, कंपनी को पैसा मिला तो कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी तो उसके ब्रांचेस ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा तो सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, देश का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? जितनी ज्यादा कंपनियां, जैसे अभी मान के चलो कोरोना के टाइम पे 800 कंपनियां चाइना से निकल गई, इंडिया में सैमसंग आ गया, सैमसंग अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी तरीके से चाइना में बंद करके इंडिया में नोएडा में लगा दिया हुआ है। इंडिया में फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा होगा। एप्पल कभी भी इंडिया में सामान नहीं, अपना आईफोन नहीं बना, लेकिन एप्पल साउथ इंडिया में उन्होंने अपना प्लांट लगा लिया, ठीक है। इसी तरीके से जापान की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। या तो देखो, या तो कंपनी खुद का इन्वेस्टमेंट करेगी आके, यहाँ पे कंपनी बनाएगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लगाएगी वो, या इंडिया में पहले से कंपनियां, जैसे मैंने बताया रिलायंस की कंपनी थी, रिलायंस जियो, जियो में फेसबुक में इन्वेस्टमेंट किया, जियो में गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया, उससे रिलायंस कंपनी क्या करेगी? और ग्रो करेगी, उसके यहाँ ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रो होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर ग्रो करता है तो वो जो इकोनॉमी है, जो देश है, उसका भी ग्रोथ होता है, उसके यहाँ लोगों को जॉब मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हमारे यहाँ पूंजी आती है ज्यादा, ठीक है। तो यही है तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन। और आखिरी फंक्शन है प्रोवाइड्स स्पेस स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। तो देखो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन शब्द का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है, फोरकास्ट करना। जैसे मौसम का क्या होता है? भविष्यवाणी होती है कि आज बरसात होने वाले हैं, बारिश के साथ बारिश होगी और काफी ज्यादा बारिश होगा, बाढ़ आ जाएगा, डूब जाओगे, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है जहां पे फोरकास्टिंग का काम होता है। जैसे अब हाँ, फोरकास्ट का होता है, इसको भविष्यवाणी भी कहते हैं। अब देखो, अब स्टॉक एक्सचेंज रिस्की होता है, स्टॉक एक्सचेंज को बोला जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज सेफ नहीं माना जाता है, इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। अब रिस्क ज्यादा क्यों होता है? कभी भी शेयर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और किसी एक झटके में क्या होंगे, शेयर के प्राइसेस घट सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो आया था, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, रोनाल्डो जानती होंगे, फुटबॉल के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू में सारे रिपोर्टर बैठे हुए थे, ठीक है। तो उनके सामने में कोका कोला था और एक पीने का पानी था। तो उन्होंने क्या किया, कोका कोला को उठा के किनारे रख दिया, पानी का बोतल उठा लिया, कहा पानी पीजिए, कोका कोला नहीं। अब इतने से बात से कोका कोला कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान हो गया, या कोई फिगर ऐसा ही था, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया एक झटके में। उसकी शेयर के प्राइसेस घट गए, लोग उस पानी की कंपनियों के शेयर खरीदना शुरू कर दिए। तो शेयर मार्केट में ये होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है, कब क्या चेंज हो जाए कोई गारंटी नहीं है। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं तो आप भगवान से मना ही सकते हैं हाथ जोड़ के, भैया भगवान इस कंपनी का शेयर मैंने 10 रुपए में खरीदा है, 10 से कम मत होने देना, जितना चाहो बढ़ा दो। लेकिन ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो भी होता है ना, यहाँ पे स्पेकुलेशन होता है, यहाँ पे भविष्यवाणी होता है, लोग तुक्का लगाता है। जैसे आईपीएल का मैच का मुजफ्फरपुर में मुझे पता चला है कि बहुत से मेरे चेले चपाटे थे पुराने बैच के, वो लोग सट्टा लगाते हैं आईपीएल का, आज आईपीएल कौन लगाए, जीतेगा कौन जीतेगा। तो इसको स्पेकुलेशन कहा जाता है, ये फोरकास्टिंग पर होता है। अच्छा, अभिषेक लगवाता है, रुको पापा को बोलते हैं, अभिषेक को उठवा देंगे, सट्टाबाजी कर रहा है बैठ के, इलीगल है। तो स्पेकुलेशन होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है जहां पे स्पेकुलेशन अलाउड होता है, बाकी गैम्बलिंग या जुआ होता है वो इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज में स्पेकुलेशन का काम अलाउड होता है, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। अब आ जाओ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, ये वीवीआई टॉपिक है, इसको भी वीवीआई कर लेना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नए सिक्योरिटीज ही बेचे जा सकते हैं, पुराने सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री नहीं होगा। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होता है वहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज या जो शेयर्स, जो सिक्योरिटीज पहले से इशू हो चुके हुए सिर्फ उन्हीं का खरीद बिक्री होता है। मतलब सेकेंडरी मार्केट में कभी भी
न्यू शेयर्स को नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। न्यू शेयर्स कब बेचे जाएंगे? प्राइमरी में, फिर वही जो न्यू शेयर्स को सेकेंडरी में दोबारा बेचा जाता है, इसीलिए इन्हें सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का मार्केट होता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली अपने शेयर खुद इशू करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में ही आदान प्रदान होता है। जैसे मैं शेयर मार्केट में शेयर खरीदा, मैंने किसी रैंडम पर्सन को दे दिया, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में जो इंटरमीडियरी है, ब्रोकर होते हैं, वो कॉमन पीपल को शेयर बेचते हैं, और उसके बाद जो जनरल पब्लिक होती है खुद आपस में ही इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्टर से एक दूसरे में ही खरीद बिक्री का काम करते रहते हैं। तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा? कैपिटल, तो देखो प्राइमरी मार्केट में जो पूंजी होता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन का जनरेशन डायरेक्टली हो जाता है। देखो कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। पूंजी का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट, बिग अमाउंट, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्म जो प्राइमरी मार्केट होता है वहां पे कंपनियों को इमीडिएट पैसा मिल जाता है, डायरेक्टली पैसा मिल जाता है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा का पूरा पूंजी मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पूंजी का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। और कब होगा? जब आप 100 रुपए में खरीदे और 200 रुपए में बेचे, जब परचेज और सेल का रेट क्या होगा? डिफरेंट होगा, तभी आपको पैसा प्रॉफिट होगा। खरीदे थे 100 रुपए में और घट के 50 हो गया, अब आपका पूंजी नहीं बढ़ा, ये नुकसान हो गया, ये उल्टा इन्वेस्टमेंट आपका डूब गया। लेकिन प्राइमरी में पूरी तरीके से कोई नुकसान नहीं है, हमको पैसा चाहिए, मैंने इशू किया, मुझे पूरा का पूरा पैसा मिल गया, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो प्राइमरी मार्केट में होता है वो डायरेक्टली होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में वो इनडायरेक्टली होता है। वह तभी होगा जब परचेज और सेल रेट का डिफरेंस है, परचेज रेट कम है, सेल रेट ज्यादा है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा तभी आप पूंजी कमा सकते, तभी आप पैसा कमाएगा, तभी आपका कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं, आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब है तुम्हारा ड्यूरेशन। तो देखो, तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है? कैपिटल मार्केट में मैंने आप लोग को बताया था 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के ही शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे अगर मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे एक दिन के लिए है, मुझे आज पैसा का उधार है, तब वो पैसा मुझे कहां मिलेगा? कैपिटल मार्केट में। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में ना ये 3 डिफरेंस था बेसिकली, ठीक है। इसके बाद है हमारा कैपिटल और मनी मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल और मनी मार्केट डिफरेंस देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल मार्केट क्या होता है? मार्केट फॉर मीडियम फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड। और मनी मार्केट क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, जहां पे 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के ही शेयर्स का सेल परचेज का काम होता है। कैपिटल मार्केट में किस तरीके के शेयर्स को बेचे जाते हैं, सिक्योरिटीज को बेचे जाते हैं, उनका नाम क्या है? शेयर्स और डिवेंचर। लेकिन मनी मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेड बिल, कॉल मनी, ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में डिटेल में, उनका ही सेल परचेज होता है। तीसरा, कैपिटल मार्केट क्या होता है? काफी रिस्कियर होता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में रिस्क क्या होता है? जनरली कम होता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? पहली बात है कि कैपिटल मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट भी कैपिटल मार्केट का एक टाइप है, उसमें मैंने आपको बताया था एक दिन में एक कंपनी के शेयर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। आपने एक कंपनी के, मान के चलो तुमने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, 10 की कीमत, 10 शेयर खरीदे, उनकी कीमत 10 रुपए थी, तो टोटल आपने 100 रुपए लगाए। कल को इस कंपनी के शेयर घट के 1 रुपए हो गए, तो आपका तो पूरा नुकसान हो गया। तो कैपिटल मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मनी मार्केट में रिस्क काफी कम होता है। तो अगला डिफरेंस यही है, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है और मनी मार्केट में रिस्क क्या होता है? कम होता है, ठीक है। लेकिन देखो, फाइनेंस सेक्टर का एक नियम होता है, ऐसा कोई भी चीज जिसमें रिस्क ज्यादा है, जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें रिटर्न भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। कैपिटल मार्केट में नुकसान भी है, लेकिन आप एक दिन में करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट में रिटर्न कम होता है। ऐसा कोई भी चीज आप करने जाइएगा जिसमें रिस्क कम है, तो उसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा ना, जो प्रॉफिट आपको मिलेगा ना, वो भी कम होगा। समझे बात? अगला है तुम्हारा टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो जनरली क्या होता है, जिन कंपनियों को फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, क्योंकि फिक्स कैपिटल का अमाउंट बड़ा होता है और इसे मुझे लौटाने के लिए समय भी ज्यादा चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई कंपनी में खोल रहा हूं और मुझे उसके लिए एसेट चाहिए, ठीक है,
उसके लिए मुझे किसी तरीके का एसेट चाहिए, तो मैं किस जगह जाके शेयर खरीदूंगा? कैपिटल मार्केट में। जैसे अब कहानी फिर से समझ लो उसके लिए। कैपिटल मार्केट में अगर मुझे लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, जैसे मान लो चलो कि मुझे हाउसिंग लोन, घर बनवाने के लिए लोन चाहिए, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि घर बनवाने के लिए लोन आज लोगे और कल ही उसको वापस लौटा दोगे। 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, इसे लौटाने के लिए टाइम भी लंबा चाहिए, काफी लंबा टाइम पीरियड भी चाहिए हमको ना। तो मुझे ज्यादा समय चाहिए पैसा लौटाने के लिए, तो मैं किस जगह जाऊंगा? कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में बेसिकली जब भी मुझे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, फिक्स कैपिटल में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, जिसको लौटाने के लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब मैं कहा जाता हूं? कैपिटल मार्केट में। लेकिन जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मनी मार्केट में, कि मुझे आज मैं कोचिंग से घर निकल, मतलब कोचिंग आया, मुझे पर्स छूट गया था, मैंने बोला कि सर मुझे पैसे दे दो ना, मैं पर्स छूट गया, मैं कल लौटा दूंगा आपको। तो अमाउंट जनरली जो अमाउंट है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, और उसका जो पेमेंट होता है ना वो 1 साल से कम टाइम पीरियड के अंदर कर दिया जाता है। तो ये किस जगह होता है? कौन से मार्केट में होता है? मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में बेसिकली हमारे सिर्फ वर्किंग कैपिटल, देखो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल होता है जिसका अमाउंट ह्यूज अमाउंट होता है, जो हमारे लिए एक एसेट की तरह ट्रीट होता है, जिसको जिसमें काफी ज्यादा उसका रिटर्न काफी लंबे टाइम पीरियड तक में आते रहता है, ठीक है। तो वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होता है वो बस अपने डे टू डे रोजमर्रा के जीवन में, जैसे तुम अगर साइकिल चला के स्कूल से तुम साइकिल चला के जाते थे, तो पंचर बनवाने के लिए घर वाले लोग पैसा दे देते थे, पर डे का 10 रुपया, महीने का 100 रुपया तुम्हें पकड़ा दिया कि ठीक है रास्ते में कुछ भूख भूख लग गया तो खा लेना। तो इसके लिए तुम्हें पैसा दिया गया, ये पैसा तुम्हारे लिए वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। पंचर हो गया, कभी हवा भरवा लेना, ये वर्किंग कैपिटल है। लेकिन तुम बोलोगे पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, अब मोटरसाइकिल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। तो पापा बोलते ठीक है मोटरसाइकिल लोन पे ले लेते हैं। तो ये जो मोटरसाइकिल का लोन है ये हमें किस मार्केट में मिलेगा? कैपिटल मार्केट में, क्योंकि लोन का 1-2 साल का टाइम पीरियड होगा, पैसे लौटाने में समय लगेंगे, हर महीना 10,000 का ईएमआई, 20,000 का ईएमआई कटेगा। तो कैपिटल मार्केट में फिक्स्ड कैपिटल के लिए लोग जाते हैं, और मनी मार्केट में किस लिए जाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। तो ये 6ठा डिफरेंस रहने दो, 6 डिफरेंस जरूरी नहीं है, सिर्फ 5 ही मार्क का डिफरेंस आता है, ठीक है। अननेसेसरी का टॉपिक को लेंदी करने का जरूरत नहीं है। तो ये 5 पॉइंट है आप लोग के लिए, इसे आप लोग याद कर लेना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो, या अगले क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, वो है सेबी। सेबी को बाबू लोग वीवीआई करो आप लोग, सेबी भी वीवीआई टॉपिक है। तो सेबी बेसिकली क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो बेसिकली एक संस्था है जिसको गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि, एक मिनट रुक जाओ, ताकि यह शेयर मार्केट से रिलेटेड नियम कानून को बना सके। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो सेबी होता है वो आरबीआई की तरह काम करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जैसे पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, बहुत सारे बैंक है। इन सभी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि इकोनॉमी में बैंकों को लेके नियम कानून बनाना, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई घट रही है बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करना, इसके लिए संस्था बनाया गया, उसका नाम क्या है? सेबी, सॉरी आरबीआई। उसी तरीके से इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट का या किसी भी तरीके का सिक्योरिटीज का कोई भी काम होगा, कोई भी नियम कानून होगा, ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा सेबी, ठीक है। तो आप पूछोगे सर तो फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का काम बेटा इतना है कि सेबी जो नियम बना रही है उसको लागू करवाना, और यह देखना कि कंपनियां उस नियम के हिसाब से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। असली जो पापा है, पिताजी है, वो है सेबी। सेबी जो नियम बनाएगी, जो कानून बनाएगी, इंडिया में सारे स्टॉक एक्सचेंज उसी कानून के हिसाब से काम करेंगे। और जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, वो उसी नियम कानून के हिसाब से काम करेंगी। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। सेबी क्या है? सेबी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज से लेके जितने भी तरीके के नियम कानून होते हैं उनको बनाना, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1988। ठीक है, कब ये बनाया गया था? 1988 में। किस लिए बनाया गया था? टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट या तुम स्टॉक एक्सचेंज बोलो, वो लोग किस तरीके से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए सेबी को बनाया गया। ठीक है, सेबी क्या करता है? सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्थी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हेल्थी तरीके से काम किया जाए, कोई गलत या फ्रॉड का काम ना हो, इसके लिए वैसे नियम कानून बनाना जिससे सेल परचेज का काम फेयर तरीके से हो, कोई गलत तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उदाहरण मैं आपको एक देना चाहूंगा। इंडिया में एक समय में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो दुनिया के लेवल में उसका बहुत रिपुटेशन था। उसका नाम था सत्यम कंपनी। सत्यम कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। ठीक है, और मतलब इतनी बड़ी कंपनी थी कि दुनिया में मतलब उसका टॉप 100 में नाम आता था। ठीक है, लेकिन इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया अब तक के इंडिया की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा फ्रॉड किया। इसने क्या किया? यह कंपनी एक्चुअली बहुत ही घाटे नुकसान में चल रही थी। इस कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया? अपने कंपनियों के जो शेयर की प्राइस थी ना, उसको फर्जी तरीके से बढ़ाते गया। यह दिखा रहा था कि यार मेरे कंपनी का शेयर की कीमत बहुत बढ़ रही है, मेरे यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसी शेयर की कीमत या फर्जी तरीके से बढ़ाने लगा। जैसे 100 रुपए थे, फिर बढ़ा के 200 रुपए, फिर 500, मतलब कुछ फ्रॉड बाजी इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर के साथ मिलकर किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लोग और पैसा लगा रहे, जबकि एक्चुअल में कंपनी डूबने वाली थी, ये कंपनी पूरी तरीके से नुकसान में जा चुका था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? जितने भी लोगों ने पैसा लगाया था सबका पैसा क्या हुआ? डूब गया। ठीक है, तो इसमें जनरल पब्लिक का पैसा नुकसान हो गया। और आपको पता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट की बहुत आलोचना हुई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट कानून बनाने के लिए बोला सेबी को। ठीक है, तो बेसिकली सेबी इसीलिए है कि किसी भी तरीके से जनरल पब्लिक के लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनियों में उनका पैसा डूब ना जाए, इसीलिए सेबी है। सेबी नियम कानून बनाएगी, समय के हिसाब से चेंजेस करेगी, और वही कंपनियों को, नियम कानून को जो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंप्लीमेंट करवाती है, लागू करवाती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था लिस्टेड कंपनी, तो जब भी लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो लिस्टेड कंपनी को उन्हीं नियम कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा सेबी का ऑब्जेक्टिव। सेबी का उद्देश्य क्या है भाई? सेबी का आखिरकार बनाया किस लिए गया है? ठीक है, तो देखिए, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो देखो, सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगा रहा है, उनके पैसे उनके पैसे को डूबने से बचाया जाए, उनका किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। ठीक है, इसके लिए कंपनी का मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर, पहला, टू रेगुलेट दी एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सेटअप किए गए हुए हैं, वो लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई फ्रॉड या मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, पहला ये देखना। दूसरा, टू प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर हैं उनके जो अधिकार हैं, हित हैं, उसका प्रोटेक्शन करना, और जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे एक और केस आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक बैंक है, उसका नाम है यस बैंक। ठीक है, यस बैंक के साथ क्या कहानी हुआ? नींद आ रही है अभिषेक? अभिषेक नींद आ रहा है? बुद्ध सर को बोलें क्या कि नींद भगा दें तुम्हारा? देखिए, तो सेबी का काम क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स पैसा लगे, जैसे मैं आपको बता रहा था यस बैंक, तो देखो यस बैंक एक सरकारी बैंक था। इसके साथ क्या हुआ कि यस बैंक को लेके एकाएक एक अफवाह फैलने लगे कि यस बैंक डूबने वाला है, बंद होने वाला है। मान के चलो कि तुम्हारा किसी बैंक में तुमने पैसा लगाया है, और कल को तुमको ये न्यूज मिले कि वो बैंक डूबने वाला है, वो बैंक को गवर्नमेंट बेच देगी। ठीक है, आप क्या कीजिएगा कि आपने जो पैसा लगाया है उसको आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर ऐसे क्या हुआ, अफवाह फैल गई। अफवाह फैल गई तो जितने भी लोगों के अकाउंट थे तुम्हारे यस बैंक में, सारे लोग पैसा निकालने के लिए पहुंच गए। ठीक है, अब ऐसे क्या हो कि बैंक एक बार में इतने लोगों का पैसा लौटा नहीं पाया, और शेयर जो यस बैंक थी उसकी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा घटना शुरू हो गई। तब जो आरबीआई था उसने ये बताया कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ है, कंपनी को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, मैं कंपनी को पैसा प्रोवाइड किया। आरबीआई ने
यस बैंक को 500 करोड़ रुपए, 1000 रुपए ऐसे करके कोई अमाउंट था, उसने यस बैंक को प्रोवाइड किया ताकि जनरल पब्लिक का पैसा डूबने नहीं पाए। ठीक है, तो सेबी का भी काम इसी तरीके से होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, उनका इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। ठीक है, कोई ऐसा ना कोई कंपनी आए फ्रॉड करके उनके पैसे को डुबा कर लेके भाग जाए। ठीक है, तीसरा, टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट एंड माल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड इट स्टैच्यूटरी रेगुलेशंस। तो इनका काम होता है कि ये इंश्योर करना कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना रहे हैं उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं और किसी तरीके का जो माल प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चौथा है, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ईटीसी। आपको मैंने बताया कि जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज होता है वहां पे इंटरमीडियरी, ब्रोकर, दलाल ये लोग काम करते हैं, तो उनके लिए भी नियम बनाना कि ये जो ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, ये किस तरीके से काम करेंगे, उनके लिए भी नियम बनाना किसका काम है? सेबी का काम है। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है हमारा, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक ही है। हाँ, अगला टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन क्या है? तो देखो, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सेबी का जो फंक्शन है उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो मैंने आपको बार बार बताया कि प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के राइट्स को, इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, चलिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन में दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने भी लोग सेबी में पैसा जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनका पैसा डूब ना जाए, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसका काम है। अब इसके लिए क्या होता है? पहला पॉइंट है चेकिंग ऑफ प्राइस रिगिंग। देखिए, प्राइस रिगिंग का मतलब क्या हो गया? प्राइस रिगिंग का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी गलत तरीके से अपने शेयर्स के प्राइस को चेंज तो नहीं कर रहा है, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कुछ नियम कानून बनाया है। अब ये जो प्राइस रिगिंग वाला एग्जांपल है, इसमें जो मैं सत्यम कंपनी का एग्जांपल आपको अभी दे रहा था कि सत्यम कंपनी ने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अपने शेयर के प्राइसेस को बढ़ाने शुरू कर दिए थे, तो ऐसा काम कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रही है, इसको चेक करना, ये है इसका पहला फंक्शन। ठीक है, दूसरा, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। मान के चलो मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के क्या कर रहा हूं, शेयर को बेच रहा हूं। ठीक है, और मैं खुद भी शेयर खरीद रहा हूं। जैसे मान के चलो कि दूसरा उदाहरण, अभिषेक अभिषेक के पापा का अपना एक कंपनी है। ठीक है, अभिषेक के पापा ने बोला कि मैं अपने शेयर को मार्केट में बेचूंगा। ठीक है, अभिषेक उस कंपनी का मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है अभिषेक को उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी होगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी घाटे में है कि नुकसान में है। ठीक है, इनको तो सारी जानकारी इसके बारे में मौजूद होगी। एक मिनट रुको, मैं समझाता हूं। एक मिनट रुको, मैं एक ग्राफ इमेज बना के समझाता हूं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बहुत ही लाइक वीवीआई टॉपिक है, इसीलिए ध्यान से देखना। देखो, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है। ठीक है, इसके डायरेक्टर अभिषेक के पापा हैं, अभिषेक के पापा। ये जो अभिषेक है, ये भी इस कंपनी का मेंबर है। ठीक है, इसके कंपनी के इस अभिषेक के पापा बोलते हैं कि मैं इस कंपनी के शेयर को मार्केट में बेचूंगा और लोगों से पैसा लूंगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो अभिषेक के पापा और अभिषेक है, इनको कंपनी के बारे में तो पूरी जानकारी होगी कि मेरी कंपनी का सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना कमाती है। ठीक है, कंपनी घाटे में है, लॉस में या प्रॉफिट में है, ये सारी जानकारी इसका अभिषेक को तो होगी ना, क्योंकि तो कंपनी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ये पर्सन। ठीक है,
एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो ये रहा है, ये कंपनी है ना वो घाटे में हो रही है, ये कंपनी एक्चुअली में धीरे धीरे क्या हुआ, लॉस में जाने लग गई। ठीक है, ये बात सबसे पहले इन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मेरी कंपनी तो घाटे में है। जनरल पब्लिक तक ये बात पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा, ऑब्वियस बात है, जनरल पब्लिक तक ये बात पहुंचने में समय लग जाएगा। उतने देर में इन्होंने क्या किया, दोनों दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, अपने कंपनी के सारे शेयर बेच दिए। अपना खुद का नुकसान होता है इससे पहले उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट पे सारा शेयर बेच दिया। अब हम लोगों ने खरीद लिया क्योंकि हमें तो जानकारी थी नहीं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो ये बताओ ये काम सही है या गलत है अभिषेक, सही है गलत है? माइक ऑफ कर लिया, तेज बन रहा है तुम लोग, माइक ऑन करके बताओ कि ऐसे तो ऐसे केस में जो भी कंपनी के अंदर के लोग होंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे, उनको तो सारी जानकारी तो पहले मिल जाएगी ना, हमें तो बाद में पता चलेगा। तो हम लोग तो नुकसान में है ना, जो जनरल पब्लिक है उनको तो ये बात पता नहीं है ना, लेकिन तुमको तो सब बात पता है। तुम तो सारे शेयर तो पहले ही बेच सकते हो अपने, या पहले ही खरीद सकते हो। तुम देखे कि भाई शेयर, कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हो सकता है कि तुम पहले ही सारा शेयर खरीद लो और बाद में मार्केट में महंगे रेट में बेचो। मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, इनसाइडर लोग हैं, उनको ये फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा हमेशा, हाँ या ना? आंसर दो अभिषेक। हाँ। तो ये बेनिफिट रहेगा। तो ये तो गलत है ना फिर बाकी लोगों के साथ। तो सेबी ने नियम बनाया कि जो भी कंपनी के इनसाइडर लोग होंगे, जो भी कंपनी के अंदर के लोग होंगे, वो शेयर परचेज का काम नहीं कर सकते हैं वो, समझे बात? तो यही पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है, इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। तो देखिए, इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद अ कंपनी सच ए डायरेक्टर, प्रमोटर, ईटीसी। दीज इनसाइडर्स हैव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये जो सर अंदर के वो लोग नहीं होते हैं खरीद ना, सकते तो सर वो किसी को बता के तो खरीदवा सकते हैं ना। हाँ बताकर तो खरीदवा सकते हैं, लेकिन लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम उसी को बताओगे जिससे तुम्हारा कोई संबंध होगा, उसी को ना, कि रोड पे खड़ा होकर माइक यस लेके चिल्लाओगे? उनमें सर संबंध तो होगा। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका उस कंपनी के ऐसे लोग के साथ कोई रिलेशन है, जो उस कंपनी में एक बहुत ही बड़ा पोजीशन होल्ड करता है, वो कोई भी पर्सन सेल परचेज नहीं कर सकता है। सर उसका रिलेशन में कोई भी नहीं। नहीं, क्योंकि जो ये बेनिफिट तो उसको हमेशा रहेगा ना। और कल को अगर ऐसा साबित हो गया कि तुमने किसी तरीके से गोपनीय इंफॉर्मेशन हासिल किया, उसके बाद तुम जेल जाओगे सीधा, समझे बात? इसीलिए अब तुम बोलोगे सर इसका क्या मतलब, मेरी कंपनी है मैं अपने शेयर नहीं खरीदूं, फिर ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। फिर ऐसा है कि नहीं है कि भाई मेरी कंपनी है फिर मैं शेयर नहीं खरीदूं? खरीदा जाता है, लेकिन अब उसके पीछे का कहानी समझो फिर। तुम तुम देखो, जो कंपनियां जो शेयर, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो शेयर अपनी इशू करती है ना, ये कभी भी 100% शेयर जनरल पब्लिक को नहीं बेचती है। याद रखना एक बात, वो 51% शेयर कंपनियों के जो शेयर होते हैं ना, वो शेयर वो खुद रखती है, समझे बात? जो उसका मालिक होगा, जो उसके लोग होंगे, वो खुद रखेंगे। और रेस्ट जो 49% जो शेयर होगा, इसको ये लोग जनरल पब्लिक को बेचता है, समझे बात? तो जो तुम समझ रहे हो ना कि जो स्टॉक एक्सचेंज में कौन से शेयर आपको मिल रहे हैं, ये 49% शेयर मिल रहे हैं आपको। कहानी समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो 50-50 हो गुड जाएगा तो वो क्वेश्चन। कंपनी का पार्टनर बन जाएगा। हाँ तो पार्टनर बन जाएगा ना, फिर तो तुम मेरे बगल में बैठोगे आके, कहोगे भाई साइड हो, समझे ना? वो कौन पूछा था क्वेश्चन ऐसा, रिसु था क्या? यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन। रिसु को पढ़ने में मन लग रहा है, अभिषेक बिल्कुल बोर हो रहा है क्लास में। अभिषेक को तो क्या, अभिषेक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सो रहे थे तुम लोग? माइक माइक ऑफ क्यों कर दे रहे हो? गेट हटा दो दोनों गेट, और माइक ऑन रखो। क्वेश्चन यही था कि सर तो कंपनी, मान के चलो मेरी कंपनी है, तो मैं अपनी कंपनी के खुद के शेयर नहीं बेच सकता, खरीद सकता क्या? जैसे अभी तुमने पढ़ा कि इनसाइडर का जो ट्रेडिंग होता है उसके ऊपर तो सेबी ने रोक लगा रखा है ना। तो मान के चलो कि मेरी कंपनी है, तो क्या मैं अपने कंपनी के खुद के शेयर नहीं खरीदूंगा? नहीं, तुम खरीद सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन उस पर यह है कि तुम सिर्फ 51, जो 51% कंपनियां, कभी भी जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो कभी भी 100% शेयर अपने नहीं बेचती है मार्केट में। वो 51% शेयर खुद रख लेंगे जो उसके मालिक होंगे, और रेस्ट जो 49% शेयर होता है वो जनरल पब्लिक को बेचा जाता है। वो 49% शेयर में
कंपनी के जो इनसाइडर होते हैं वो नहीं आ सकते हैं किसी भी तरीके से। समझे कि नहीं समझे? अच्छा रिसु, तुम भी कोचिंग में ही हो क्या? नो सर, घर पे है। ठीक है, अब बात समझ में आ गया? वीडियो नहीं आ रहा है। यस सर। कौन सा वीडियो नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये कौन सा फंक्शन था? ये प्रोटेक्टिव फंक्शन था। अब है तुम्हारा डेवलपमेंट फंक्शन। तो देखो, डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब होता है जहां डेवलपमेंट हो, विकास किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सेबी क्या करता है, ऐसे स्टेप्स को लेगा जिससे शेयर मार्केट का विकास हो, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करें आके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर खरीदे। उसके लिए सेबी क्या करता है, जैसे इंटरमीडियरीज हैं उनको ट्रेनिंग देता है। आपको पता है सेकेंडरी मार्केट में तो इंटरमीडियरी लोग रहते हैं ना, जनरल पब्लिक के साथ कनेक्शन किन का होता है, इंटरमीडियरी का। तो ये लोग इंटरमीडियरी लोग को ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे शेयर बेचो, किस तरीके से लोगों को बोलो कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, म्यूचुअल फंड का बहुत सारा प्रचार आता है टीवी में कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। आता है कि नहीं आता है? आजकल काफी ज्यादा सर प्रचार आ रहा है। स्क्रीन। हाँ ठीक हो गया ना? तो म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं ना प्रचार लगाओ, पैसा लगाओ, तो म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रही है ऐसे भी। आप लोगों को बोलो, देखो जो पैसा तुम्हारे घर में है वो पैसा तो तुमको कुछ कमा के नहीं दे रहा है ना, उस पैसे से तुमको कोई प्रॉफिट नहीं है ना, लेकिन उस पैसे को तुम अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे उससे तुम पैसा कमा सकते हो। तो सेबी इसीलिए चाहता है कि लोग को हम ऐसा क्या क्या करें जिससे लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए सेबी क्या करता है, जो भी इंटरमीडिएट लोग हैं उनको ट्रेनिंग देता है। सेबी इंटरनेट ट्रेडिंग की सुविधा लेकर आया है। जैसे सेबी पहले के टाइम पे इंटरनेट ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं था, सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग करवाया। इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट ट्रेडिंग आ गया। अब तुम मोबाइल में घर में बैठे बैठे तुम फोन पे के ऐप से तुम कंपनियों के शेयर में पैसा लगा सकते हो। तो सेबी ने वैसा नियम कानून बनाया जिससे शेयर मार्केट का विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो ये आधार तुम्हारा डेवलपमेंट फंक्शन में। और तीसरा है, और तीसरा टॉपिक है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। तो रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। इसमें एससीबी नियम कानून बनाता है जिसमें कंपनियों को रेगुलेट किया जाए, नए नए नियम कानून, नए नए ऑर्डर बनाना, नए नए कानून पास करना। तो इसको पढ़ते हैं, सेबी हैज framed rules and regulations and a code of conduct to regulate the intermediaries such as merchant bankers। मतलब सेबी जितने भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कोई ब्रोकर हो, ठीक है, कोई अंडर राइटर हो, वो लोग काम कैसे करेंगे उससे लेके नियम कानून बनाना। मतलब रेगुलेटरी फंक्शन में ऐसे समझो, बस नियम कानून, नए नए नियम कानून बनाना, पुराने कानूनों को खत्म करके नया कानून बनाना, ये सेबी का काम है, ठीक है। तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आया, क्या कुछ पूछना है किसी को? रिशु समझ में आया टॉपिक? यस रिशु मन लगा के पढ़ रहा सर। इसमें सर हम लोग की बुक में लास्ट एक और टॉपिक है, डीमैटेरियलाइजेशन। है। अच्छा, डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है ना, देखो डी मतलब इसको अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। नया टॉपिक मत पूछो जो पुराना पढ़े हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा क्लास हो गया, 1.5 घंटे का हो गया क्लास। पुराने पर टॉपिक में कोई डाउट है? नया टॉपिक में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ अभिषेक तुम बैठोगे अभी, अभी तुम बैठो बैठो अभिषेक, तुम पहले। भाग रहा है लड़का, भाग रहा है, अभी तुमसे बात करेगा फोन पे। एलेक्स तुम कौन हो? हेलो, ये कौन आ गया एलेक्स? चला गया सर। चलिए, तो किसी पुराने टॉपिक, जो भी टॉपिक आज पढ़े उसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छा अभिषेक, वो पीडीएफ तुमने डाउनलोड किया कि नहीं किया इसका तुम लोगों ने? अभी ऋतिक, ये पीडीएफ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अभिषेक नहीं दे रहा, अभिषेक खुद ने डाउनलोड किया। तुम सारे लोग क्या करो, गेट बंद करो, अभिषेक को पीटना शुरू करो सब मिलके। अभिषेक क्यों कर रहे हो ऐसे, बताओ? पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग लिख लेना ऐसे कुछ। ऐसे कल से कुछ दिन में क्लास में मतलब मेरा भी वीडियो आएगा, ठीक है, तो मजा आएगा पढ़ने, व्हाइट बोर्ड वगैरह सब है। अच्छा, आज बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था वहां पे? तगड़ा तगड़ा बारिश हुआ था कि नहीं तुम लोग के यहाँ आज? सर थोड़ा सा और।
अच्छा अच्छा सर अच्छा, एक सर चीज आपका और, फेस एक चीज रिवील और। होगा। हाँ हाँ, फेस रिवील क्या होगा? मतलब पूरा व्हाइट बोर्ड वर्ड का सेटअप वेटअप, वेबकैम वेबकैम सब चीज लेके अच्छे से, खान सर की तरह डिजिटल बोर्ड वगैरह सब। यस सर। ठीक है, तुम लोग भी बोलोगे हम लोग इतने बड़े जगह में, इतने खतरनाक जगह में पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं है। सर अपना ऐप डिजिटल बना बोर्ड आएगा, लीजिए। डिजिटल बोर्ड आएगा, टच पैड रहेगा एकदम। यहाँ सर से ऐप छुएंगे बना वहां लीजिए। गुदगुदी, यहाँ से छुएंगे वहां गुदगुदी लगेगा। अच्छा एक चीज, एक चीज पूछना था। अच्छा सुनो सुनो, एक चीज पूछना था तुम लोग से। आप लोग एक बार ना मुझे जिस, जो बच्चों ने जितना फीस अभी तक टोटल जमा कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुजफ्फर आप लोग का जो फीस का डायरी है ना, वो मेरे घर में ताला लग गया, वो बंद है, ठीक है, घर अभी मैं गया नहीं हूँ। तो आप सारे बच्चे अपना टोटल जितना फीस जमा कर दियो, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। अभी तुम लोग गुलशन सर को बता देना फीस, गुलशन सर मुझे बता देंगे। तो एक रिकॉर्ड मुझे चाहिए था, ठीक है। रिसु तुम्हें याद है टोटल कितना फीस तुमने दिया अभी तक? यस सर 3000, 2000 अकाउंट अकाउंट से दिए थे और मेरा फुल पेमेंट है। 1000 दिए थे। तुम्हारा फुल पेमेंट हो गया ना? हाँ तुम्हारा फुल पेमेंट हो गया। अब तुम पैसा लेने के लिए क्लास आते हो। अब तुम, अब ये पैसा लेने के लिए क्लास आ रहा है अब। पूजा तुमने कितना फीस दे दिया टोटल? पूजा, पूजा तो लगता है कि माइक ऑफ क्लास ऑन करके सो जाती है। 10। यस सर। तुम भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना मैसेज, ठीक है। करण जी अच्छे आपने सर। शायद फर्स्ट टाइम, करण तुमने शायद 1800 दिया है ना अभी तक? सर ठीक है। सानू प्रिया आपने 2000 रुपये दिए ना अभी तक? सानू ने 2000 रुपये दिया है ना? हम कितना दिए हैं, थोड़ा जोर के बताइए था। सर मेरा 4 तुम्हारा तो हजार के आसपास। 4000 के आसपास होगा ना तुम्हारा पूजा? सर मार्च से हो रहा है, अभी जुलाई का नहीं हुआ है, मार्च से नहीं हो रहा है फिर जमा। हाँ बदल गया है सब। हाँ तुम्हारा अंकिता का और सिसया का फीस एक साथ आ रहा है, ठीक है। अप्रैल महीने का अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तुम्हारा तो ऋतिक, तुमको तो याद होगा ना ऋतिक कितना दिया है तुमने? नहीं नहीं सर, आप घर जाके मम्मी से पूछना, जो पैसे घर में मम्मी से पूछना, उनको याद होगा। नहीं कुछ याद नहीं, हम खुद पैसे दे रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हम खुद से मैनेज कर रहे हैं। दे रहा है, चलिए सर ठीक है। भी काम कर रहे हैं अभी। अच्छा अभिषेक तुम्हें तो एक बार भी नहीं दिया अभी तक, कि दिया है तुमने? 1000 दिया है अभिषेक ने, ठीक है। इसको दिया है। हाँ, वही सब का दिया हुआ 3 महीना पहले का, 3 महीना पहले का दिया हुआ है। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कितना अभी तक दिया, अभी तक हम अभी मतलब क्लास 12th का, क्लास 12th का कितना दिया है? इसको भी रिटायर कर दीजिए, इसको भी रिटायर कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट लोग, कल क्लास करते हैं। एलेक्स तुम्हारा नाम क्या हुआ अभी? तुमने नाम चेंज किया क्या अपना? नाम का ये सब, सबका अपना अपना नाम लिखेगा ही। क्या लिखा हुआ है इधर? जान गायब हो गया। एलेक्सा एलेक्सा लिख दो। ये एलेक्सा कौन है? बता ही देना ठीक रहेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। 18-19 बच्चे पता नहीं कहाँ से भर गए हुए हैं। अभिषेक तुम दो आईडी से ज्वाइन की हो क्लास? 2 मोबाइल है, वाह बहुत बढ़िया। 50 आईडी बना रखा हुआ है। नहीं कोई एक नंबर बताओ, एक नंबर बताओ। अभिषेक कौन सा नंबर है तुम्हारा? 7970 वाला या कोई और वाला है? 7783 वाला। 7783। तो अभिषेक सिंह राजपूत तुम ही हो? यस सर। उस नाम से तो एक ही आईडी दिखाई दे रही है, और वो भी नंबर है 7970 वाला। लगता है मैंने गलत वाले को रिमूव कर दिया। सानू प्रिया आप किस आईडी से आती हैं, कौन नंबर से आपका है? 620 या 957? 957। ठीक है, तो 620 वाला रिमूव कर रहा हूँ तुम्हारा। SKS RS स्कूट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहेगा, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं अब, ठीक है।
अगले क्लास में मिलते हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा अगला लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Alexa ये सारे एलेक्स अब क्या आएगा तो गरिया देंगे। क्या बोला है?